अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करने वाले हैं जी भारत की, जहां सिर्फ अक़लियतें ही नहीं आम मासूम शहरियों पर भी जुल्म की इंतहा कर दी गई है। भारत की शिमाल मशरकी रियासत नागालैंड में सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाँव में नाम नेहाद कार्रवाई की। भारतीय फोर्सेस ने एक गाड़ी पर फायर खोल दिए जिसमें 6 मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे। आपको बताएं कि कीमती जानों के ज़िया पर इलाका मकीन मुश्तइल हो गए और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कई रोज से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक 14 आम शहरी और एक फोर्सेस का अहलकार मारा जा चुका है। नाज़रीन, भारत में खालिस्तान के अलावा नागालैंड के इलाकों में भी आज़ादी के लिए तहरीकें चल रही हैं। इंतहा पसंद भारतीय रियासत आज़ादी की तहरीक चलाने वालों की आवाज़ को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। मोबाइल और इंटरनेट जैसी सहूलियात भी खत्म कर दी गई हैं। और भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने फिर से डिटाई दिखाते हुए पहले लोकसभा में दिए गए बयान में फोर्सेस का दिफा किया, फिर मासूम शहरियों के साथ भी हमदर्दी दिखाई। हकाइक का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के रहनुमा भी रियासत नागालैंड पहुंचे और मुतासरा खानदानों से एकजहती का इजहार किया। कांग्रेस रहनुमाओं ने वाकई की आला सतह पर इंक्वायरी कराने का मुतालबा भी किया है। अब आला सतह पर जो लोग बैठे हैं वो तो इस तरह के आला कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी और फिर सजाएं कैसे दी जाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, सवालात और भी बहुत से हैं जिनका जवाब जानने के लिए हमने रब्ता किया है जी जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब से। सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, मजीद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब, ये फरमा दीजिएगा कि नागालैंड में अस्करियत पसंदों का बहाना बनाया गया कि जी यहाँ पर अस्करियत पसंद मौजूद हैं। बहाना बनाने के बाद कत्ल किसका किया गया? मासूम शहरियों का। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से इंसिडेंट्स हो रहे हैं लगातार भारत के अंदर, भारतीय फौज जो है वो मासूम लोगों के खून की प्यासी बन चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, मसला ये है कि भारत में किसी भी इख्तलाफ करने वाली शख्सियत को या कौम को कबूल नहीं किया जाएगा। वहाँ जो उनका वाहिद उनका मैनिफेस्टो का नंबर 1 पॉइंट था वो हिंदुत्व था, और हिंदू मेजॉरिटिज्म जो है वो उसको प्रिवेल करना उन्होंने, यानी एक हिंदू रियासत बनानी है जिसमें दूसरों के लिए जगह नहीं। मुसलमान और क्रिश्चियन जेर अताब हैं बहुत बुरी तरह। पिछले 9 महीनों में 305 हमले हुए हैं क्रिश्चियंस के गिरजाघरों पे और मुख्तलिफ उनके मुकामात पे, जिसमें लोग मारे भी गए हैं, जलाए भी गए हैं। ये नागालैंड के लोग भी ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं, और ये अपना कल्चर और अपनी शक्ल शुबाहत हर चीज इसमें मुख्तलिफ अपने आप को समझते हैं, मुनफरद समझते हैं। हाँ जी। और वो हिंदुइज्म में वो अपने आप को नहीं समझते कि वो मर्ज कर सकेंगे, लिहाजा वो बहुत अरसे से अपने लिए एक अलग रियासत की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के वहां पे मिजोरम में भी आप देख लें, या नक्सलाइट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर का किस्सा तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, खालिस्तान का किस्सा मुख्तलिफ है, क्योंकि वो तो कौमियतें हैं जो कि अपनी आज़ादी की जद्दोजहद बड़े हिस्से कर रहे हैं, और कश्मीर पे वैसे भी भारत का नाजायज कब्जा है। ये इलाके वो हैं जो कि भारत के कब्जे में मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत सारी वहां पे कोई 10-12 के करीब सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, और वो इसी वजह से चल रही हैं कि वो जो मेन स्ट्रीम हिंदू माशरा है उसमें वो अपने आप को समझते हैं कि वो एडजस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू माइंड जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ है, वो टोटली दूसरों को अकोमोडेट नहीं करते। आपने देखा जो बाबरी मस्जिद वाला किस्सा जैसे हुआ था और बिल्कुल। मुसलमानों को मारा गया, तो ये आज सूरत हाल वहां पे यही है कि इन कौमियतों के लिए बिल्कुल जिंदगी तंग है। इनको इंटरनेशनली भी सपोर्ट इतनी नहीं मिल रही, क्योंकि मगरबी ममालिक खास तौर पे अपने मफादात की वजह से मुनाफकत करते हैं, और इंसाफ का साथ देने के बजाय अपने मफादात को उनको सामने रखते हैं। नतीजा ये कि यूनाइटेड नेशन या इधर उधर भारत के ऊपर जहां पाबंदियां लग सकती थी इन्हीं कामों की वजह से, वहां कोई ऐसी बात नहीं हुई, अमेरिका ने इस चीज को उछाला नहीं, और भारत बेदरेग ये काम कर रहा है। तो ये बड़े ठीक है, काबिल अफसोस है। भारत बेदरेक कर रहा है और इसमें इस्तेमाल कौन हो रहा है? इसमें इस्तेमाल हो रही है जी भारतीय फौज। जनरल साहब, मैं पूछना ये चाह रही थी कि क्या जब उनकी तरबियत की जाती है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आसामियां खाली होती हैं फौज के अंदर, लोगों को भर्ती किया जाता है, तब भी ये देखने में आया है। हमारे बस सिख जो भाई हैं बहुत सारे वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, वो भी इस बात का शिकवा करते हैं कि जो भी बड़ी आसामियां होती हैं उन पे बड़े जो ब्राह्मण हैं या इस तरह की ज़ात के हिंदू हैं उनको रखा जाता है, सिखों को या दूसरे लोगों को इतनी फौकियत नहीं दी जाती है।
تو کیا یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کیونکہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ آتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ بس آپ نے خون زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جی لینا ہے، اور ان لوگوں کا لینا ہے یا تو جو اقلیتیں ہیں یا پھر جو نچلی ذات کے ہندو ہیں؟ تو یہ اس کا کوئی بیسک ریزن ہے کہ جہاں بھی کوئی احتجاج کیا جاتا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، کسی سے پرمیشن لینے ضروری نہیں سمجھتی ہے وہاں کی فوج جو ہے؟ دیکھیں جنرل صاحب یہاں پہ، آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی مجھے آ رہی ہے، میری آواز آ رہی جی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ بھارت میں جہاں جہاں یورینیم کی کان کنی ہو رہی ہے، چونکہ یورینیم سے ریڈیشن نکلتی ہے اور یہ خطرناک چیز ہے. عام آدمی جو ہے یا عام لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ اپنے لیے ایک لائف تھریٹننگ چیز سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پہ لو کاسٹ ہندو ہر جگہ پہ انہوں نے امپلوائے کیے ہوئے ہیں ایز لیبر. یعنی جتنی مزدور طبقہ وہاں پہ یورینیم کی مائننگ کے لیے رکھا گیا ہے وہ 99% یہ لوور کاسٹ ہندو ہے، کیونکہ ان کو ایکسپینڈیبل سمجھا جاتا ہے، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ خرچ انہیں کیے جا انسان ہی سکتے نہیں ہیں، سمجھا جاتا نا جنرل صاحب. ہاں کہ یہ مر جائیں جیسے کوئی جانور مر گیا، یہ بالکل. کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح جو مسلمان ہیں یا کرسچنز ہیں ان سے بھی مینیل کام لیے جاتے ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے ان کی عزت نفس جو ہے وہ مار دی جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک گاؤ رکشا کے نام پہ مسلمانوں کو سڑکوں پہ کھڑا کر کر کے تو انہوں نے لنچنگ کی ہے، جان سے مار دیا. بالکل. یعنی پچھلے 2-3 سالوں میں کچھ 40 ایسے واقعات ہوئے جہاں پہ مسلمانوں کو صرف یہ کسی نے الزام لگایا کہ یہ گائے کا گوشت لے جا رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ مسلمان کی جان وہاں سے ایک جانور کی جان سے کہیں زیادہ ارزاں، کہیں سستی ہے، اور وہ یہ سلوک جو ہے یہ کرسچنز کے اچھا، ساتھ بھی ہو. بہت سارے انسیڈنٹس میں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے ایسا کیا ہی نہیں تھا، اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، لیکن وہ لنچنگ کے اکثر دوران اوقات اس کو سڑک پہ اکثر گھسیٹنے اور اوقات گھسیٹ کر مارنے کے دوران تو جنرل صاحب یہ ساری چیزیں دیکھی نہیں جاتی ہیں. اچھا جنرل صاحب ابھی اکثر جی جی اکثر اوقات تو میں نے کہا یہی ہے کہ وہ لوگ بےچارے وہ منت سماجت کرتے رہتے ہیں کہ یہ گائے کا گوشت نہیں ہے، یہ میں لے کے آیا ہوں بکرے کا ہے، یا جو بھی وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہیں، لیکن موبز جو ہیں وہ سنتے نہیں ان کی بات، وہ ان کو مار دیا جاتا ہے. لیکن آسما جو اس میں سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں جہاں سب سے تکلیف دہ جو بات ہے وہ یہ جی ہے، سر. دیکھیں باہر کوئی بھی آدمی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، جرم کرتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، تو ٹھیک ہے کہ ایک ملک میں ایک ریاست میں ظلم ہے، لیکن ظلم کے ساتھ ساتھ اگر سارا معاشرہ ساری گورنمنٹ کی مشینری بھی ظالم کے ساتھ مل جائے اور عدالتیں بھی ظالم کا ہی ساتھ دیں، اور جو بیچارہ جو مظلوم ہے اس کو انصاف تک نہ ملے، تو پھر تو وہ رہنے کی جگہ نہیں رہتی نا. بالکل آپ بجا ورنہ فرما رہے تو ہیں یہ جنرل صاحب. اس واقعے میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جو ناگالینڈ کا واقعہ ہے، اس سے چونکہ اب مکروہ چہرہ جو ہے بھارتی فوج کا خاص طور پر وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا ہے، لیکن عدالتی نظام تو وہی ہے نا جیسا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے یہ بھارتی فوج نے کورٹ آف انکوائری اس پر حکم دے دیا جی، کورٹ آف انکوائری کا. لیکن مقبوضہ کشمیر کی جیسا کہ سر ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں بات کی، ناگالینڈ میں تو چلیں آج ہوا ہے، کل ہوا ہے، یا کچھ عرصے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مقبوضہ کشمیر میں تو یہ کوئی 7 دہائیوں کا مسئلہ بن گیا ہے، وہاں روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، وہ بھی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. کشمیریوں پر جو ڈھائے جانے والے مظالم ہیں جنرل صاحب، اور جو ماورائے عدالت قتل وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، ان پر کوئی انکوائری کیوں نہیں بلائی جاتی؟ اس میں بھی تو بھارت بدنام ہو رہا ہے نا دنیا بھر کے سامنے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے. آسما میں ایک چیز بتاؤں، یہ فراڈ ہے، جو یہ انکوائری وغیرہ کا ڈرامہ ہے نا یہ فراڈ ہے. آپ دیکھیے کہ کشمیر میں یہ غالباً 1993 کی بات ہے کہ وہاں پہ 200-250 ان کے آرمی کے لوگ مختلف گھروں میں گھس گئے اور ایک رات میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ 150 سے 200 خواتین کی عصمت دری کی گئی وہاں پہ. وہ اس وقت کی انکوائریاں اور اس وقت کا چل رہا ہے سلسلہ عدالتوں کا، آج دن تک کسی ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی. یہ کئی دفعہ قصہ بند بھی ہوا لیکن پھر کھلتا ہے. اب بھی 2007 سے ایک این جی او نے مقدمہ کیا ہوا، انہوں نے اپنی تحقیقات کی بنیاد پہ کہا کہ یہ بالکل سچے الزامات ہیں، وہ لے کے گئے سپریم کورٹ میں. 2007 سے آج دن تک پینڈنگ پڑا ہوا کیس. تو کشمیر بیچارہ تو کشمیریوں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کشمیری کو جب یہ کشمیری پتھر مارتے تھے اس پہ سیکورٹی فورسز پہ، تو انہوں نے ایک کشمیری کو سامنے جیپ کے سامنے باندھ دیا کہ مارو پتھر. تو یہ تو حالات ہیں وہاں پہ کہ یعنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن والا قصہ تو ہے ہی نہیں،
ये तो तबाही है, निरी तबाही कि अच्छा, इंसानियत के तबाही खिलाफ। है, लेकिन कुछ तबाही जो है वो मोदी सरकार को अपने लिए भी तो आती हुई दिखाई दे रही है ना। नागालैंड की बात कर लें, दीगर इलाकों की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो भारतीय हुकूमत के मुतनाज़ कानून को वापस लेने के लिए तहरीक हमें चलाती हुई दिखाई देती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे खालिस्तान के लिए सिख बरादरी जो है वो मुहिम चला रही है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी हुकूमत ने सोचा ये कि ये जहाँ जहाँ भी आज़ादी की कोई तहरीक चल रही है अब इसको दबाना कैसे है? इसको दबाने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी फ़ौज को साथ मिला लें। लेकिन मोदी सरकार क्या ये भूल गए हैं कि ये वही फ़ौज है जिसका तमाशा हमने भी पिछले दिनों चाइना के बॉर्डर पर जिस तरह से इनकी पिटाई हुई थी, कोई एक गोली भी नहीं चली और इनके लोगों का क्या हशर हो गया था, चाइना ने क्या किया था। अब बॉर्डर्स पर तो कुछ दिखाने लायक वो नहीं रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चलें अब इनको अंदर मुल्क के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं अक़लियतों के खिलाफ। देखिए, ये तो बिल्कुल ये करते हैं, इनका सारा ये मसला तो है कि, लेकिन एक चीज़ जो इसमें नोट करने की है, जी मैं मसलन मुसलमानों की बात करता हूँ। जी। मुसलमान क्या सारी ज़िंदगी इसी तरह ज़ुल्म सहते रहेंगे? 22 करोड़ मुसलमान हैं। लाज़मन उनके ज़हन में आज ये चीज़, ये सोच आएगी कि मोदी ने जिस रास्ते पे कौम को चला दिया है, इसमें तो मुसलमानों के लिए सिवाय नफ़रतों के और कुछ नहीं। तो वो अपनी आइंदा नस्लों को क्या इस जहन्नम में छोड़ के जाएँ जहाँ पे मोदी ने उस मुल्क को रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। तो फिर बिल्कुल ठीक कहा। वो लाज़मन अपने लिए एक अलहदा वतन माँगेंगे। ये दिन दूर नहीं है, जिस दिन आज सिख खड़े हैं, कश्मीरी खड़े हैं, नागालैंड, बोडो वाले जो हैं वो, या मिज़ोरम वाले हैं, ये माँग रहे हैं, नक्सलाइट्स लगे हुए हैं, कोई 12 के करीब कौमें लगी हुई हैं इनसे जान छुड़ाने के लिए। तो लाज़मी बात है कि मुसलमान वो उतनी छोटी अक़लियत नहीं है, ये 22 करोड़ हैं। जिस दिन ये खड़े हो गए अपने लिए वतन मांगने, और होंगे, उसकी बुनियादी वजह ये है कि कोई भी शख्स अपनी आइंदा नस्लों के लिए कोई जहन्नम छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। वो कोशिश करेगा कि अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश और कुर्बानी से जी कम अज कम वो ऐसा रास्ता खोल जाए जहां उसकी आइंदा आने वाली नस्लें चल सकें और वो अपने आप को महफूज समझे। तो ये होगा। सो भारत को टुकड़े करने के लिए ये रास्ता मोदी ने तैयार किया है। मोदी की जितनी पॉलिसीज हैं वो भारत की अपनी सालमियत के खिलाफ है। नतीजा ये कि वक्त दूर नहीं, नफरतें एक दफा जब बोदी जाती हैं नफरतों के बीच, तो उनको फिर खत्म करना, तल्फ करना वो मुमकिन नहीं रहता। ये ऐसी मुमकिन चीज नहीं है जो रहता। पलती जाती है। तो ये बिल्कुल, ये चलेगा पलती किस तरह? जाती है और ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा हमें पनपती हुई दिखाई दे रही है, भारत के अंदर जी ज़ोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस ज़ोर बिल्कुल। का मुकाबला करने के लिए मोदी सरकार ये समझती है कि उसकी फ़ौज जो है अगर वो इस तरह के हथकंडे करेगी जैसा कि नागालैंड में हुआ, तो शायद इस पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन ये उसकी खाम ख़याली है। और इसी खाम ख़याली पर आप बात कर रहे थे भारत की जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया वीडियो लिंक पर आप हमारे साथ मौजूद रहे, अपना तज्ज़िया शेयर किया भारत के हवाले से, ख़ास तौर पर नागालैंड के वाक़ये के हवाले से। अभी आज हमें आपको एक और अहम खबर से आगाह करना है नाज़रीन। खबर यह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनके जो रूसी हममनसब हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके दरमियान अब से कुछ ही देर के बाद वीडियो लिंक के जरिए एक अहम बातचीत होने वाली है। बातचीत यह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन जो हैं वो अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन को जब वीडियो कॉल करेंगे, उसमें यूक्रेन का जो मसला है वो ज़ेर गौर आएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर रूसी हममनसब को यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौजी सरगर्मियों से मुतालिक खदशात से आगाह करेंगे। उसके साथ ही वो यूक्रेन की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अमेरिका की हिमायत की तौसीक भी करेंगे। दोनों रहनुमाओं में खत्ते के मसाइल और दीगर मामलात पर भी तबादला ख्याल होगा। रूसी हुकाम ने भी वीडियो कॉल की तस्दीक करते हुए बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, यूक्रेन का मामला और जेनेवा मुआहदों पर अमल दरामद पर बात होगी। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल अमरीकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि रूस आइंदा चंद माह में यूक्रेन पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है और इसी सिलसिले में रूस के 80,000 से ज़ायद फौजी पहले ही यूक्रेन की सरहद पर पहुंच चुके हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी अपने बयान में तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि अगर रूस ने वाकई यूक्रेन पर हमला किया तो इसके नताइज संगीन होंगे। रूस ने अमेरिका के दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया था और इससे पहले जुलाई में भी अमेरिकी सदर जो बाइडन की रूसी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ था, जिसमें सदर जो बाइडन ने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से अपोजिशन लीडर की रिहाई का मुतालबा किया था। मामलात बहुत सारे हैं जी, जिसपे रूस और अमेरिका के दरमियान गुफ्तगू होती रहती है, बातचीत होती रहती है, लेकिन यूक्रेन का जो मसला है वो बड़ा अहम है। और इसी अहम मसले पे बात करने के लिए जी रिज़ा शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिज़ा शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। रिज़ा साहब बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आप हमारी आपका रिक्वेस्ट भी। पर हमारे साथ मौजूद हैं। रिज़ा साहब ये फरमाइएगा कि
ऐसा क्या अहम हो गया है यूक्रेन दोनों मुल्कों के लिए, रूस के लिए, अमेरिका के लिए, कि जो दोनों बड़ी ताकतें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनमें कोई तनाज़ा है या खड़ा हो सकता है यूक्रेन की वजह से? और आपको लगता है कि ये जो वीडियो कॉल होने जा रही है ये इस तस्वीर को हल की तरफ लेकर जाएगी? जी हाँ, शुक्रिया। आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला ये कि यूक्रेन इतना अहम क्यों है यूएसए के लिए और रशिया के लिए? देखें सोवियत यूनियन जब था, यूक्रेन जो था वो वेस्ट का, नेटो का और अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन था यूएसएसआर के बाद। सबसे बड़ी उनकी आबादी थी और न्यूक्लियर आर्सेनल और उनके जो रूसी एसेट्स और उनकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मिलिट्री इंडस्ट्री और न्यूक्लियर स्टॉक पाइल काफी ज्यादा था। यूएसएसआर के टूटने के 1991 के बाद यूक्रेन हो गया इंडिपेंडेंट, लेकिन यूक्रेन 30 साल से बीच में अब इन सुपर पावर से फंसा हुआ है वो यूरोप में, रशिया की ओर उसकी लिंक्स हैं क्योंकि वहां की ओबियसली वो स्पीकिंग भी नेटिव रशियंस हैं वो, और ऊपर से जो अमेरिका का जो दखल अंदाजी है, तो ये खुद स्ट्रेटेजिकली यूक्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन यूरोप। अच्छा, यूक्रेन की जो इनके आपस में जो स्पेसिफिकली जो मसाइल हैं ये है रिसोर्सेज के ऊपर। देखें वहां पर यूक्रेन में एक रिवर है जिसका नाम है दी जिनबर रिवर। वो स्ट्रेटेजिकली रशिया के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि वो वाटरवे है टू क्राइमेरिया, और अगर वो यूक्रेन में, वेस्ट यूक्रेन में रहता है तो ये फिर रशिया की स्ट्रेटेजिकली बहुत दचका होगा उनकी, क्योंकि ये हो सकता है कि कभी नेटो या अमेरिका क्राइमेरिया को अटैक कर सकते हैं। एक ये आपका मसला हो गया। दूसरा मसला ये है कि एक रशिया और जर्मनी के बीच में एक नॉर्ड 2 गैस पाइपलाइन का जो मायदा जो है हाँ जी। काफी सालों से नेगोशिएशन चल रहा है, हो गया मुकम्मल, मुज़ाकरात अभी हो रहे लेकिन हैं, यूएसए ठीक। ने सैंक्शंस का जो है धमकी दी उन्होंने। तो ये सब चीजें जब आप यूक्रेन को बीच में रखते हैं तो इसलिए आपको असल में नजर आता है दोनों साइड से पॉलिटिकल वॉर मॉन्गरिंग पोजीशन, ये असल में बैकड्रॉप ऑफ द कोल्ड वॉर सही है ये। सही है, ठीक है, लेकिन यूक्रेन को लेकर जो भी मामला बन रहा है, सदर जो बाइडन तशवीश का इजहार करते हैं, लेकिन एक साथ ही धमकी सी भी सुनाई देती है कि अगर रूस ने ऐसा किया, रशिया ऐसा करता है, अटैक करता है, तो फिर इसके संगीन नताइज होंगे। आपको नहीं लगता पहले थोड़ी बातचीत होनी चाहिए, वीडियो कॉल हो जानी चाहिए थी, उसके बाद इस तरह की बात की जानी चाहिए थी? या नहीं, अमेरिका वाकई मतलब सुपर पावर है तो सुपर पावर है जी, वो किसी को भी धमकी दे सकता है इस तरह से, और फिर रूस पर इसका असर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? अच्छा सवाल है आपका। देखिए अभी जो है ना एक बहुत बड़ी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है खास तौर पे मीडिया के ऊपर। जी। रिपोर्ट्स आए हैं कि अभी जो है रूसी मिलिट्री ने तकरीबन 125,000 ट्रूप्स अमेस किए यूक्रेन के बॉर्डर पर। बिल्कुल किया ये है। रिपोर्ट्स मिल रहे हैं आपको अमेरिकन मीडिया से। उनकी जो सोर्सेज भी है वो काफी वीक है अभी, क्योंकि कमर्शियल सैटेलाइट के जरिए उन्होंने इसको एज एन इंटेल सोर्स रिवील किया। ये आ कोई रही है अमेरिकी आपको वेस्ट इंटेलिजेंस की की तरफ से। रिपोर्ट भी थी ना थोड़े दिन पहले, जी कि जी बिल्कुल, तकरीबन 80,000 से ज्यादा फौजी जो हैं वो यूक्रेन की सरहद पे लगाए गए हैं। उसी का रेफरेंस है ये। जी हाँ, ये उसी जी का जी। रेफरेंस है। लेकिन जब आप उस सोर्स के ऊपर ज्यादा तहकीक करते हैं, इट्स अ कमर्शियल सैटेलाइट, तो इंटेलिजेंस दुनिया में ये इतना मोतबर नहीं है। ठीक है, इसका कोई वजन नहीं है। बहरहाल रशिया की साइड से वहां पर मीडिया वर्ड ये है कि वहां पर पहले से नेटो और यूक्रेनियन 150,000 यूक्रेन का आधा आर्मी जो है वो भी अपने बॉर्डर पर अमैस कर चुके हैं वो। तो दोनों तरफ से आपको ये एक इल्जामात के रुझान मिल रहे हैं कि आपको वो आर्मी को अमैस कर रहे हैं, वहां से रिपोर्ट्स में आर्मी को कर रहे हैं। अब कौन सा सही है या नहीं है, इतना कहता चलूं कि हर एनालिस्ट को ये सवाल जो है ये पूछना चाहिए, क्या रशिया और अमेरिका को सूट करता है कि अनडिवाइडेड यूरोप हो, कि यूरोप खुद कभी जो है आपस में मुत्तफिक ना रहे? दोनों पार्टीज को सूट करता है। ठीक है। अच्छा, ये जो रशिया इल्ज़ाम लगाता है कि जी रूस के अंदर, सॉरी, यूक्रेन के अंदर जो लोग हैं, मशरक़ी यूक्रेन के अंदर, अगर उनमें से कोई रूसी ज़बान बोलता है या रूस से कोई अपना किसी तरह का ताल्लुक़ शो करता है तो उसके साथ ज़्यादती की जाती है, उसे नज़रअंदाज किया जाता है। कोई ऐसी सूरत हाल है? सिर्फ ये एक मामला है जो रूस को इस जानिब ले जा रहा है? ये तो बड़ी एक मामूली सी बात है ना। असल में आपको क्या लगता है कि रूस क्या चाह रहा है? दोनों ममालिक की तो हमने बात कर ली ना कि क्या इंटरेस्ट हैं। रूस अगर ये जंग मुसल्लत करता है तो इसके पीछे क्या फिर इतने बड़े मुहर्रकात हो गए कि नहीं जी, जंग ही इसका हल है?
देखिए, आपका जो सवाल है ना, आपको इसकी जवाबात मिलते हैं 2015 के मिन्स्क एग्रीमेंट में। जब ये आपस टेबल में आ गए थे, फ्रांस, जर्मनी, यूके, अमेरिका, नेटो भी आप कह सकते हैं, यूक्रेन और रशिया। मिन्स्क एग्रीमेंट के काफ़ी उसकी शराइत है। उनमें ये था कि एक रीजन है डोनबास, जिसमें रशियन स्पीकिंग है। उसके और यूक्रेनियन के आपस में इख्तिलाफ था, तो वो हो गया सेपरेट, ठीक है? ठीक है। एग्रीमेंट के तहत डोनबास को एक स्पेशल ज़ोन करार किया जाए और बनाया जाए, ठीक हो गया? और उसके साथ-साथ एक सीज़ फायर हो। काफ़ी और भी इसके नुकात हैं, उनमें से एक भी अभी तक, अब 2021 हो गया, 6 साल हो गए उनको, उस एक भी एग्रीमेंट्स में अभी तक किसी ने, बल्कि यूक्रेन ने अभी तक मीट नहीं की। उन्हें खिलाफ वर्जी की उन्होंने। तो ये जो टेंशन, तनाव जो है, ये भी इसके बैकड्रॉप यही है। इसके बीच में फिर आपको फिर मिल रहा है फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, रेफ्यूजी क्राइसिस, तो जंग, सिविल वॉर। तो ये आपको जो शोर हिस्ट्री मीडिया में मिल रहा है, इसके जी। पीछे जो है मिन्स्क का एग्रीमेंट है। हर एक पार्टी जो है वो दूसरे को कह रहा है कि आपने अभी तक एग्रीमेंट के तहत एक भी शुरूत पूरे नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अब अभी जो गुफ्तगू होने जा रही है कुछ देर में रूसी सदर के दरमियान, अमरीकी सदर के दरमियान, ये तो मैंने आपसे पूछा कि क्या इसका नतीजा इसका निकल सकता है अगर कोई पॉजिटिव बात हो जाती है। ठीक है जी, रूस कह देते हैं हम यूक्रेन पे हमला नहीं करते, हम कुछ और इसका हल निकाल लेते हैं, जो भी दोनों ममालिक जो हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं। तब इसके खत्ते पे मैं इसकी बात कर रही हूँ, हमारे खत्ते की बात कर रही हूँ, इस पर क्या असरात मुरतब होते हैं अगर जो है वो रूस अड़ जाता है कि मैं तो जी आपकी बात नहीं मानता, मैं तो वही करूँगा यूक्रेन के साथ जो मैंने सोचा हुआ है, जो मैंने ठानी हुई है, फिर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? ठीक। देखिए, ये रूस और रशिया का तो कोल्ड वॉर है ना 1950 से, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के पोस्ट वर्ल्ड वॉर। तो क्या उसके बाद कभी मैं उसी के जंग हुई तनाजुर में, इनकी? सॉरी टू कट यू रिज़ा साहब, बिल्कुल, बिल्कुल, रिज़ा यही साहब है। मैं पूछे उसी के तनाजुर में पूछना चाह रही हूँ कि जब इतनी कोल्ड वॉर है, जब ताल्लुकात भी उस नहज के नहीं हैं जिसे कोई अच्छे ताल्लुकात कहा जा सके, तो ज़्यादा चांसेस तो ये है ना कि फिर टका सा जवाब दे दिया जाएगा अमरीकी सदर को। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या असर होने वाला है? नहीं, मुझे ये मुश्किल लगता है। ये अच्छा। पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, जियोपॉलिटिकल पावर्स की, सुपर पावर्स की अपनी मूव्स है कि जब नेगोशिएशन टेबल में आ जाएंगे, ठीक कितने है। ताकतवर हैं। कहाँ तक हाँ। उन्होंने जो है अपने आप को नेगोशिएशन टेबल में स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। जंग सही नहीं है। होगी, क्योंकि दोनों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये, ठीक है? रशिया के लिए, ट्रेड के लिए, खास तौर पर यूरोप में तो सूट नहीं करता कि रशिया को कि वो भी जो है जंग के फुटिंग में है। ये बस एक जब मीटिंग हो जाएगा, शायद मीटिंग में एक डिप्लोमेटिक ट्रैक्स इसके पे निकल आएंगे फिर, और शायद ये कुछ मामला ग्राउंड लेवल पर ठंडा हो। पॉलिटिकली शायद इतना ठंडा ना हो, क्योंकि फिर भी दोनों पार्टीज को सूट करता है। तो मीडिया में ये आपको फिर फॉरेन सेक्रेटरी, स्टेट डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जामात इनकी जारी रहेगी इनकी। ठीक है जंग जी। नहीं आप होगी लेकिन इनकी, मुश्किल लग रहा है जंग मुझे। आपको लगता है कि नहीं होगी? क्योंकि ये कहीं ना 2 कहीं पे सुपर मामला जो है पावर्स वो आपस में जंग दुनिया नहीं ही अफोर्ड कर सकती है। सब पे ये असरात होंगे ये फिर। सब पे इसके असरात होंगे, सिर्फ खित्ता नहीं दुनिया ही अफोर्ड नहीं करता, और आपको लगता बेशक, है कि ऐसा होने भी नहीं ऐसी है। जा रहा है। चलें, यानी नहीं, हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई मुस्बत नतीजा जो है इन मुज़ाकरात से निकलता है। और इसी उम्मीद के साथ वेट करते हैं जी इस गुफ्तगू का जो अब से कुछ ही देर में होने वाली है वीडियो लिंक के ज़रिए दोनों हज़रात के दरमियान। बहुत शुक्रिया रिज़ा शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपका अपना बड़ा शानदार तज्ज़िया आपने हमसे शेयर किया दोनों ममालिक के, ख़ास तौर पर ताल्लुकात जो हैं US और रशिया के, और फिर रशिया और यूक्रेन के, इस पर हमसे बात कर रहे थे जी रिज़ा शाह साहब। कुछ हमें भी मज़ीद बात करनी है, प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। जिक्र होगा बरआज़म यूरोप का, जहाँ फ्रांसीसी सदर ने गल्फ़ ममालिक के अपने दौरे के दौरान दोहा में इस बात का इंकशाफ किया है कि अफ़गानिस्तान में मुश्तरका यूरोपीय सिफारती मिशन तश्कील देने की कोशिश की जा रही है। इमैनुअल मैखल ने इशारा दिया है कि अफ़गानिस्तान में यूरोप का एक मुश्तरका मिशन काम करना शुरू कर दे, ताकि यूरोपीय सिफारतकार एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान जाकर अपनी जिम्मेदारियाँ निभा सकें। साथ में उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि यूरोपीय ममालिक के इस कदम से ये मुराद नहीं है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जा रहा है। फ्रांस के सदर ने अफगानिस्तान में 20 साला गैर मुल्की फौजी मिशन के खात्मे की खातिर कतर के सिफारती किरदार को सराहा। मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान से गैर मुल्की बाशिंदों और ऐसे अफगानों के इनखला के सिलसिले में भी कतर ने भरपूर ताउन किया, जिन्हें तालिबान से इंतकाम लेने का खतरा था।
दूसरी जानिब जी तुर्की की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के वज़ीर ख़ारिजा ने भी दोहा में कतर के अहम मनसब से मुलाकात की है, यानी कतरी वज़ीर ख़ारिजा से उन्होंने मुलाकात की है और कतर ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो तालिबान हुकूमत के साथ बातचीत करे, क्योंकि अफ़गान अवाम को फ़ौरी तौर पर इमदाद की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। तुर्की ने भी कतर के इस मौक़िफ़ की तायद की, और तुर्की तो बहुत पहले से कहता चला आ रहा है पाकिस्तान की तरह कि जी अफ़गानियों की मदद की जानी चाहिए। वहाँ किसकी हुकूमत है, वहाँ क्यों हुकूमत उनकी आई है, और उनकी हुकूमत के आने के बाद क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ये सारी चीज़ें इसके लिए कुछ वक्त दिया जाना चाहिए। इस पे बाद में भी बहस हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस वक्त वो ये है कि जो यहाँ के शहरी हैं, अफ़गान शहरी हैं, उनकी मदद की जाए। सर्दी का मौसम है, शदीद मौसम है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, ख़वातीन मर रही हैं, जॉब्स नहीं हैं लोगों के पास, बहुत सारे ऐसे लोग मुल्क छोड़कर चले गए जो अहम ओहदों पर फाइज थे। अब तालिबान की जानिब से उनसे कहा जा रहा है कि जी कुछ ना कुछ हम उन लोगों को ऑफ़र करते हैं, वो यहाँ पर वापस आएँ। ऑफ़र क्या कर रहे हैं? ऑफ़र यही कर रहे हैं कि जी आपको जान की अमान हम दे रहे हैं। आप जो लोग यहाँ पर डर के भाग गए थे जी, जैसा कि अभी फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि वो लोग जो भाग गए थे हम उनको वापस यहाँ पर लाना चाहते हैं, ताकि अमन का ये जो सिलसिला है ये आगे बढ़ पाए अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन आया सिर्फ इस इक़दाम से अमन का सिलसिला आगे बढ़ पाएगा? और जैसा कि उन्होंने साफ साफ ही कह दिया कि कोई भी इस चीज़ को इस तरह से ना ले कि हम तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने जा रहे हैं, तो फिर क्या तालिबान इस तरह की चीज़ों को तस्लीम करेंगे? जो शराइत यूरोपीय ममालिक रख रहे हैं, जो शराइत अमेरिका रख रहा है, उन शराइत के साथ कि ठीक है जी हम आपकी हुकूमत को तो तस्लीम नहीं करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में कहीं ना कहीं, क्योंकि तालिबान अभी अगर देखा जाए तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा वीक दिखाई देते हैं कि उनको मदद की अशद ज़्यादा ज़रूरत है। उनको दुनिया में तस्लीम किए जाने की ख़ुद को शायद अब उतनी ज़रूरत नहीं है इस वक्त फ़ौरी तौर पर जितनी वो समझ रहे हैं। इनफैक्ट उनको मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। ये मदद किस तरह से की जा रही है, फ्रांसीसी सदर का ये बयान कितना ज़्यादा अहम है, इस पे बात करेंगे जी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, इस तरह के मामला को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद जागीर साहब बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से फ्रांसीसी सदर ये सारा मामला रख रहे हैं, मुश्तरका मिशन जो है उसको वहाँ पहुँचना चाहिए, उसको काम करना चाहिए, लेकिन साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि इसका मकसद इसका मतलब कहीं पर ये ना लिया जाए कि हम अफ़गान हुकूमत जो है, तालिबान हुकूमत, उसको तस्लीम कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो ये कहिएगा कि आप उनके इस एक अहम और बड़े बयान को। जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, यूरोप जो है वो इट ऑलवेज जो है वो इनके ड्यूअल स्टैंडर्ड्स होते हैं। आफ्टर पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान उन्होंने ये वैक्यूम फील किया है कि उन्होंने ये जगह जो है ये छोड़ दी है खाली चाइना, रशिया और जो रीजनल प्लेयर्स हैं, और अभी उनको इसकी अफादियत की समझ आ रही है कि ये तो जो है हमने गेम जो है वो उनके हाथ में दे दी। तो वो जहाँ पे एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी हम तालिबान को रिकग्नाइज नहीं करेंगे एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, ऑन दी अदर हैंड वो उनके वहाँ साथ पर जाएंगे जी उनके साथ काम भी करना चाहते हैं। सफारतकार तो जाते ही वहाँ पे हैं जो कि रिकग्नाइज्ड मुल्क हो। जहाँ सिफारती ताल्लुकात हो ना, डिप्लोमेट तो सिफारती ताल्लुकात तो किसी माने हुए तस्लीम की हुई हुकूमत के साथ ही होंगे ना सर, यही बात जो आप फरमा रहे हैं। मैं यही फरमा रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ कि आप वो ये कह रहे हैं कि जी हम सफारती ताल्लुकात रखेंगे भी लेकिन अफगानिस्तान को रिकग्नाइज नहीं करेंगे। नहीं तो करेंगे। ये वो टिपिकल ड्यूअल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। और देखें कि वो कतर को उस पर शामिल करना चाहते हैं, बिकॉज कतर में तालिबान का ऑफिस भी है, वहाँ पे वो बातचीत भी कर रहे हैं। इससे पहले आपने अगर आपने नोट किया हो तो अमेरिका ने भी इस तरह की एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कतर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो यूएस के इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में उनकी उनकी वो गारंटी दे और उसके उनको वो फुलफिल करने के लिए हमारे साथ ताउन करे, और हम कतर की एम्बेसी को अफगानिस्तान में जो है वो इस्तेमाल
کرنا چاہتے ہیں. آلدو اس کا کوئی ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی ہے، لیکن جو اوور آل سینیریو بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ امریکہ اینڈ یورپین یونین جو ہے وہ افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ رکھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ان کو طالبان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. اور اسی وجہ سے وہ جہاں پہ ایک طرف وہ پریشر رکھ رہے ہیں کہ جی ہم ریکگنائز نہیں کریں نہیں گے، تو بریگیڈیئر اور صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی ملک یہاں واقعتاً اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے یورپ کی بات کر لیجئے، کوئی بھی ہے، تو اگر وہ اس حکومت کو، طالبان حکومت کو تسلیم کر لیتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے پاس زیادہ چانسز ہیں اس بات کے کہ وہ یہاں پر اپنی دھاک بٹھا سکے، طالبان کو اپنے ساتھ ملا لے، باقی معاملات افغانستان کے دیکھنا شروع کر دے، جو اس کے اپنے مفادات ہیں افغانستان کے اندر وہ تو پھر بڑی جلدی پورے ہو جائیں گے نا اگر وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو؟ نہیں، وہ دیکھیں آپ اس چیز کو اس پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں کہ امریکنز ور دا ون ہو ٹاپل ڈاؤن دی طالبان گورنمنٹ بفور، اور انہوں نے ان کے ساتھ 20 سال جنگ لڑی ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکے. ٹھیک. ابھی وہ کس پلی کے اوپر وہ جو ہے وہ طالبان کو تسلیم کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اینڈ یورپین جو ہیں وہ ہمیشہ کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی استعمال کرتے ہیں. ان کو اگر وہ صرف اس وقت امریکہ افغانستان کا $9 بلین جو ہے جو انہوں نے سیز کیا ہوا ہے وہ ریلیز کر دیں، اور یورپین یونین اور جو یو این ہے وہ ان کے جو ایڈز دینی تھی وہ ایڈ ان کو دے دے تو افغانستان اکنامکلی اسٹیبلائز ہو سکتا ہے. لیکن وہ ایک طرف تو افغانستان میں طالبان کو اسٹیبلائز ہونے نہیں دینا چاہتے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ افغانستان سے وہ بالکل ہی اپنا اثر و رسوخ ختم کر دیں. ٹھیک ہے، قطع تعلق بھی نہیں ہونا چاہتے ہیں. اچھا اس سارے معاملے کے اندر دوحہ آپ کو کہاں پر دکھائی دیتا ہے؟ ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے قطر، صرف اور صرف اس افغانستان کے اس معاملے کو لے کر خاص طور پر. اب جو ممالک بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا اثر و رسوخ یہاں پر قائم کریں، وہ کہیں نہ کہیں دوحہ میں طالبان سے کچھ نہ کچھ ہمیں مذاکرات کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں. دوحہ کا جو جھکاؤ ہے وہ آپ کو کس جانب زیادہ دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ کچھ کردار ادا کر سکتا ہے اس سارے میٹر کے اندر؟ جی بالکل، قطر کی جو ہے وہ امپورٹنس بہت زیادہ ہو، اور قطر کی وجہ سے جو ڈائلاگ جو ہوئے ہیں طالبان اور افغانستان کے دوران، پہلے جو پیس ڈیل ہوئی تھی جس میں کہ وڈرال کا سارا پلان جو بنایا تھا امریکہ نے، اور جو اتحادی فوجی ہیں وہاں پہ، وہ سارا قطر کی ہیلپ سے ہوا تھا. اور ابھی بھی جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ قطر کی ہی ہیلپ سے ہو رہی ہیں. لیکن اس سارے سینیریو کو اگر آپ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں، ورلڈ جو پالیٹکس میں دیکھیں، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے یا نظر آتا ہے، انڈیکیٹرز یہ ملتے ہیں کہ جو ہے افغانستان جو ہے اس کی لوکیشن اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ ایک طرف سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں جن کے جو کہ ریسورسز دے آر ریسورس رچ ان ٹرمز آف آئل، گیس. صحیح. جاگیر صاحب آپ ہیں لائن پہ ہمارے ساتھ. دوسری طرف جو ہے ایشیا جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا اسپیشلی جو ہے وہ ان چیزوں کی ریکوائرمنٹ کے لیے ہے. تو جب تک افغانستان میں امن نہیں آئے گا تو وہ چیزیں نہیں ہوں گی. دوسری چیز جو ہے، یورپ اسپیشلی یہ چاہتا ہے کہ جی اس کے لیے اس کی اکانومی کے لیے اس کو کہیں جو ہے افغانستان میں جو ہے وہ کانٹریکٹس ملے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یو اے کے ساتھ ان کی جو ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے تقریباً $17 بلین $19 بلین سے زیادہ کی، اس سے 7,000 جاب فرانس میں کریٹ ہوں گی. یہ فرینچ پریزیڈنٹ نے خود کہا.
تو یہ ایک تو جو اسٹریٹجیکل ایشوز ہیں، دوسرا جو ہے اکنامک ایشو ہے. افغانستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ابھی پیسہ تو ایک چیز چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپ کرے گا ابھی تو خود وہ اس میں آپ ابھی کا تو بہت سارے ملکوں کی جانب سے ہمیں یہ بھی دکھائی دے رہا ہے نا جاگیر صاحب کہ وہاں پر پیسہ لگانے کے بجائے وہاں سے ارن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اشارہ کرنا چاہ رہی ہوں، بات کرنا چاہ رہی ہوں افغان ہوائی اڈوں کے حوالے سے. بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس کے اندر دلچسپی لے رہے ہیں، وہاں پر پہنچ بھی رہے ہیں، بات بھی ہو رہی ہے. کہیں کوئی معاملات آپ کو طے ہوتے دکھائی دیے ہیں اس چیز کو لے کر؟ دیکھیں وہی بات جو ہے کہ جو ان کی ٹرینڈ مین پاور ہے جو کہ آپریٹ کرتی تھی ایئرپورٹس کو، وہ یا تو افغانستان چھوڑ کے چلی گئی ہے یا وہ طالبان سے سم ہاؤ ڈر میں جو ہے وہ ابھی تک اس چیز کو ٹیک اوور نہیں کر رہے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر جو ملک ہے وہ اب یہ چاہ رہا ہے ان دا پوسٹ پینڈیمک انوائرمنٹ، جس میں کہ پوری دنیا کے معاشی حالات خراب ہو گئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مین پاور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے جابس کریٹ کرے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ روزگار مہیا کرے. تو اس انوائرمنٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو ہے وہ یورپین یونین اور امریکنز جو ہیں وہ ایک طرف تو ان کو چاہیے کہ پیسہ ریلیز کریں اور مین پاور بھی. ٹھیک ہے جی، بڑے سارے اقدامات ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے خیر افغانستان کے اندر بہتری کے لیے. بہرحال بریگیڈیئر ریٹائرڈ شاہد جاگیر صاحب، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہم سے بات کر رہے تھے، ویڈیو لنک پہ موجود ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اور جی جہاں اتنی ساری چیزیں سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے، وہیں آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جن کی دوسری بار صدارت کا عہدہ تو جن کو نہیں مل سکا تھا، لیکن ان کی سرمایہ کاری میں جو قسمت ہے وہ خاصی جاگی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ٹرمپ کی جو نئی سوشل میڈیا کمپنی ہے اس نے اسٹاک مارکیٹ پر لسٹ ہونے سے پہلے ہی سرمایہ کاروں سے $1 ارب حاصل کر لیے ہیں. وہ اگلا قدم کہاں رکھنے جا رہے ہیں، اب یہ پیسہ جو ہے یہ کہاں انویسٹ ہو رہا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ایک رپورٹ میں موجود ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا کی ایک نئی کمپنی شروع کی ہے جس نے اسٹاک مارکیٹ پر لسٹ ہونے سے پہلے ہی سرمایہ کاروں سے $1 ارب حاصل کر لیے ہیں. سابق امریکی صدر کی صدارت کا دور تو ختم ہو گیا، لیکن وہ خبروں میں رہنا خوب جانتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے رواں سال نئی سوشل میڈیا کمپنی شروع کرنے کا اعلان کیا گیا. رپورٹس کے مطابق اس سوشل میڈیا کمپنی کی کل مالیت $4 ارب تک پہنچ چکی ہے. اس سلسلے میں ٹرمپ میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی گروپ نے ایک اور کمپنی کے ساتھ بھی شراکت داری کی ہے جس کا نام ڈیجیٹل ورلڈ ایکویزیشن ہے. دی ٹرمپ میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی گروپ اگلے سال ٹروتھ سوشل کے نام سے ایک نئی سوشل میڈیا ایپ متعارف کرانے جا رہا ہے. ٹرمپ اپنی کمپنی میں اتنی بڑی سرمایہ کاری پر جہاں خوش ہیں، وہیں ان کا مطالبہ سامنے آیا ہے. یہ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لیے اہم پیغام ہے کہ سیاسی تعصب اور سینسرشپ ختم کی جائے. ٹرمپ کا ماننا ہے کہ ان کی سوشل میڈیا کمپنی میں سیاسی نظریے کی بنیاد پر تعصب کے بغیر بات چیت کی اجازت ہوگی. رواں سال جنوری میں امریکی کیپٹل ہل حملے کے بعد ٹویٹر اور فیس بک نے ٹرمپ کے اکاؤنٹس پر پابندی لگا دی تھی. ایک جانب تو اتنی بڑی سرمایہ کاری سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے، اور اب پروگرام میں ہم بات کریں گے کچھ دنیا میں بڑھتی ہوئی خوراک کی کمی کی. ناظرین، جزائر، کیریبین اور لاطینی امریکہ میں قحط کے سائے بڑھنے لگے ہیں. اقوام متحدہ بتاتا ہے کہ کرونا وبا کے دوران اس علاقے میں دنیا کے دیگر خطوں کی نسبت قحط کے خدشات میں اضافہ ہو چکا ہے. بڑھتی خوراک کی کمی سے متعلق اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں، ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس، اس بارے میں آپ کو دکھائیں گے. لاطینی امریکہ اور کیریبین میں کروڑوں افراد بھوک اور قحط کے خطرے سے دوچار ہیں. کرونا کی عالمی وبا سے بچتے ہیں تو بھوک مار ڈالے گی. اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا ہے بھوک اپنی بدترین شکل میں سامنے کھڑی ہے اور خطے کے 26 کروڑ 7 لاکھ افراد کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے. نیوٹریشن اینڈ فوڈ سیکیورٹی کے رپورٹ کے مطابق صرف ایک سال یعنی 2019 سے 2020 تک اس خطے میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد میں
30% इजाफा हुआ है, जबकि ये तादाद तकरीबन 14 मिलियन अफराद के बराबर है। कोरोना वबा के बहरान के बायस छोटे कारोबार बंद होने की वजह से लोगों की सेहत को खतरे में डालने के साथ साथ खित्ते की मईशत पर भी बड़े मनफी असरात मुरतब किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2020 में तकरीबन 42% खवातीन को दरमियानी से लेकर शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ा, जबकि ये आदाद शुमार मर्दों के लिए 32% बताए गए हैं। अमेरिका और जज़ायर कैरिबियन में 2014 से 2020 के दौरान कहत का शिकार होने वालों में 79% इजाफा हुआ। सिर्फ 2019 में 6 करोड़ अफराद गैर मुतवाजन ग़िज़ा का शिकार होने वालों में शामिल हुए। इस अरसे के दौरान ग़िज़ाई किल्लत में मजीद 9% इजाफा हुआ, जो गरीब बराज़म अफ्रीका में भी होने वाले इजाफे से ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक लातीनी अमेरिका को सिर्फ खुराक की कमी नहीं बल्कि म्यारी खुराक की अदम दस्तयाबी का भी सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में खुराक की कमी वाले इलाकों में ज़रूरी खुराक के कारोबारों को वसअत देने की तजवीज़ पेश की है। बिल्कुल जी, ज़रूरी जो खाद चीज़ें हैं, फसलें हैं, अगर उन पर तवज्जो दी जाए तो यहाँ पर खुराक की जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन रिपोर्ट में आपने जाना कि बहुत सारी जगहों पर सिर्फ खुराक की कमी ही नहीं है, खुराक मौजूद ही नहीं है बहुत सारी जगहों पर। तो ये भी एक बड़ा अलमिया है, बड़ा मसला है जिस पर दुनिया को सोचना चाहिए। बहरहाल कि आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।